यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्यूब एंड डाइस स्टार्ट करते हैं। आज जो है डाइस स्टार्ट करेंगे। अगर हम डाइस की बात करें तो सबसे पहले ऑब्वियसली एक क्यूब तो बनेगा ही। ठीक है। और जो क्यूब की प्रॉपर्टी है वो तो रहेगी ही डाइस में भी। क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी? एज होती है इसमें, वर्टाइसेस जिसको हम बोल सकते हैं, और फेसेस जिसको कि सरफेस बोल सकते हैं, और कॉर्नर्स। ठीक है। तो यहां पर ये हमारी जो लाइंस होती हैं, ये जो हमारी लाइंस होती है इनको हम बोलते हैं एजेस। इनको हम क्या बोलेंगे? एजेस। उसके बाद ये जो होते हैं इनको हम बोलेंगे कॉर्नर्स। ठीक है। और ये जो 4 5 जहां पे लिखा हुआ है इसको हम फेसेस बोलेंगे या फिर सरफेस बोलेंगे। ठीक है ना। मोस्टली इसको फेसेस बोला जाता है। ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेस, कॉर्नर्स और फेसेस बताओ कितने होंगे? नंबर ऑफ कॉर्नर्स, एजेस और फेस कितने होंगे? 8 नहीं, 12। 1 2 3 4 इधर होंगे, 4 पीछे होंगे, और 1 2 3 4, तो 12 एजेस होंगे। फेस जो होंगे वो 6 होंगे, और कॉर्नर्स कॉर्नर्स 8 होंगे। ठीक है। और कॉर्नर्स जो है वो 8 होंगे। 1 2 3 4 और 4 नीचे। ठीक है। ठीक है। क्यूब एंड डाइस जो है वो रीजनिंग की बुक में मिलेगा। रीजनिंग की बुक अगर किसी ने पहले से खरीद रखी हो तो ठीक है, नहीं तो मैंने पहले ही बता दिया है, बीएस सिजवाली ले लेना। इसमें दो आती हैं, एक वर्बल नॉन वर्बल दोनों कंबाइंड आता है। जैसे कि ये एक है, इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों कंबाइंड है ना। ये येलो कलर के कवर की है, इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों कंबाइंड है। और एक आएगा जिसमें कि सिर्फ वर्बल अकेला होगा, आसपास से ग्रे कलर का होगा, बीच में रेड होगा, है ना। वो होगी सिर्फ वर्बल वाली। दोनों बुक सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सब कुछ सेम है। बस डिफरेंस ये है कि इसके पैसे ज्यादा है, उसका पैसा कम है ना। क्यों? क्योंकि इसमें वर्बल नॉन वर्बल वाला पार्ट भी आ गया है, उसमें नॉन वर्बल नहीं है, तो हमारे काम का भी नहीं है नॉन वर्बल, हमें सिर्फ वर्बल में से पढ़ना है। तो इसलिए वो सस्ती वाली खरीद लेना ना, क्यों महंगी वाली खरीदना। ठीक है। और नहीं तो फिर जो भी आपके पास बुक हो, अगर आर एस अग्रवाल है अगर रीजनिंग की तो वो भी चल जाएगी, या फिर कोई दूसरी अगर है रीजनिंग की तो भी चल जाएगी। अगर नहीं किसी ने ली है और खरीदना है तो प्रिफर्ड ये है, उसके बाद ये। ठीक है। रीजन ये है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अच्छा दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं। ठीक है। तो अब अगर हम डाइस की बात करें तो
यहां पर दो तरीके के डाइस होते हैं जो हम लोग अगर बचपन में खेला होगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, लूडो, सांप सीढ़ी वगैरह, तो है ना डाइस जो हम यूज करते हैं, तो वो फेयर डाइस होती है। फेयर डाइस मतलब कि जिसमें कि अ, उसका फेयर डाइस का मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली हर एक फेस पर एक नंबर लिखा होगा, 1 2 3 4 5, और उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट जो फेसेस होते हैं, अपोजिट फेस किसको बोलेंगे, जैसे कि ये टॉप पर आया और दूसरा होगा बॉटम पर, तो इसको हम बोलेंगे अपोजिट। ठीक है, एक होगा ये राइट फेस और दूसरा जो यहां पर पीछे नहीं दिख रहा है वो होगा लेफ्ट फेस, तो ये भी क्या कहलाएंगे, अपोजिट। टॉप वाला बॉटम वाला एक दूसरे के अपोजिट में है, राइट और लेफ्ट एक दूसरे के अपोजिट में है, और ये 4 जिस पे लिखा है ये फ्रंट फेस है, ठीक है ना, और जो पीछे 5 के इस तरफ में एडजेसेंट में जो होगा उसको हम बोलेंगे बैक फेस, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट में होगा, ठीक है ना। टॉप के अपोजिट में कौन सा होगा, बॉटम, राइट के अपोजिट में लेफ्ट, और फ्रंट के अपोजिट में बैक, ठीक है। और जो कनेक्टेड होते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट, ठीक है ना। तो जैसे कि दो वर्ड, एक तो हमें पता होना चाहिए अपोजिट और दूसरा होता है एडजेसेंट। जो अपोजिट होंगे वो एडजेसेंट नहीं होंगे, जो एडजेसेंट होंगे वो अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है ना। एडजेसेंट कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जो बिल्कुल बगल में होंगे, ठीक है ना। जैसे कि 4 से कनेक्टेड कौन सा है, 5 है, 4 से कनेक्टेड कौन सा है, 1 है, तो ये एडजेसेंट फेसेस कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि 4 के एडजेसेंट फेसेस कितने होंगे, 4 होंगे। एक टॉप वाला होगा, एक राइट वाला होगा, एक बॉटम वाला होगा और एक लेफ्ट वाला होगा। टोटल कितने फेसेस होते हैं, टोटल 6 फेसेस होते हैं, ठीक है ना, टोटल 6 फेसेस होंगे। तो कोई भी अगर मैंने एक फेस सिलेक्ट करा तो उसके 4 एडजेसेंट फेसेस होंगे और 1 अपोजिट फेस होगा, तो हो गए टोटल 6, ठीक है ना। ये एक जो सिलेक्ट किया उसके एडजेसेंट के 4, 5 हो गए, और एक उसके अपोजिट में 6, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ये कहलाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और ये 5 कहलाएंगे एक दूसरे के एडजेसेंट में है, ठीक है। तो जो अपोजिट होगा वो एडजेसेंट नहीं होगा, जो एडजेसेंट होगा वो अपोजिट नहीं होगा। तो वही बात हो गई कि अगर मैं बोलता हूं कि 4, तो 4 के एडजेसेंट में कौन सा होगा, राइट वाला, टॉप वाला, बॉटम वाला और लेफ्ट वाला, बैक वाला नहीं होगा। बैक वाला किस में जाएगा, अपोजिट में जाएगा। आ गई बात समझ में। क्यूब एंड डाइस जो है वो शायद से नॉन वर्बल में रीजनिंग में दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ यही एक टॉपिक है जो नॉन वर्बल का पढ़ना है, उसके लिए पूरी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, वो जिसमें इतना मैं पढ़ा दूंगा उतना ही सफिशियंट है, ठीक है ना। सिर्फ एक यही टॉपिक है जो नॉन वर्बल में दिया हुआ है, बाकी सारा सब वर्बल में ही है, ठीक है ना। तो उसके एक टॉपिक के लिए पूरी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आ गई बात समझ में। तो एडजेसेंट वाले कौन से होंगे, जो नेबर में है ना, जो जो फेस नेबर में होगा, जो बगल में होगा, वो एडजेसेंट कहलाएंगे, और बाकी वाला अपोजिट। तो जो फेयर डाइस की मैं बात कर रहा था कि फेयर डाइस क्या होता है, फेयर डाइस जो कि और नॉर्मली हम लोग कहीं से भी खरीदते हैं या जिससे हम खेलते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके जो अपोजिट फेसेस होते हैं उनका सम हमेशा 7 होता है, ठीक है। अपोजिट फेसेस जो होते हैं, ठीक है ना, सम ऑफ opposite faces is always 7,
अपोजिट फेस का जो सम है वो क्या होगा, हमेशा 7 होगा, ठीक है ना। और अपोजिट का फेसेस का सम 7 होगा, इसका मतलब एडजेसेंट फेसेस का सम कभी भी 7 नहीं होगा। अरे एडजेसेंट और अपोजिट 5 हुए और ये फेस सिलेक्ट किया, इसको भी तो काउंट करोगे, हो गए ना 6। ठीक है, तो अगर मान लो कि अगर ये फेयर डाइस है तो 1 के अपोजिट में कौन सा होगा, 1 के अपोजिट में 6 होगा, क्योंकि उन दोनों का सम 7 होगा। 5 के अपोजिट में क्या होगा, 5 के अपोजिट में 2 होगा, और 4 के अपोजिट में क्या होगा, 3 होगा, अगर ये फेयर डाइस होगा तो, ठीक है ना। और दूसरा होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस में किसी का भी सम आ सकता है, एडजेसेंट का सम भी 7 आ सकता है, ठीक है ना। जनरल, ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस, फेयर डाइस बोल दो या फिर स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। और फिर होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस में कुछ भी हो सकता है, मतलब कि जनरल डाइस में जो एडजेसेंट फेसेस है उनका सम जो है वो 7 हो सकता है, फिर उसके केस में हम नहीं कह सकते, ठीक है। ठीक है, तो जनरल डाइस होगा, उसमें अपोजिट फेसेस का जो सम है वो 7 नहीं भी हो सकता है ना। अब हमें क्वेश्चन किस तरह का दिया होगा, हमें स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन चांसेस है बहुत कम आए, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डाइस का अगर क्वेश्चन आएगा तो सिंपली बता सकते हो कि किसके अपोजिट में क्या है ना। उसमें चांसेस बहुत कम है, जो क्वेश्चन आएगा ज्यादातर वो किस पे आएगा, जनरल डाइस पर आएगा, ठीक है ना। तो अगर एक ही डाइस दिया है, अगर एक ही डाइस दिया और अपोजिट पूछा, इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस है। मान लो कि एक ही डाइस अगर हमें दिया हुआ है और पूछा जाए बताओ इसका अपोजिट में क्या होगा, तो हम बाय डिफॉल्ट अगर और कुछ नहीं बोला तो हम क्या मानेंगे, उसको स्टैंडर्ड डाइस मानेंगे, तो फिर तो हम उसका प्रॉपर्टी से पता लगा लेंगे। लेकिन अगर जनरल डाइस होगा और फिर एक ही अगर फिगर दिया हो तो हम उसके अपोजिट में नहीं कह सकते, ठीक है। उस केस में फिर सारी पॉसिबिलिटी आंसर हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, या तो तुम्हें ऑप्शन ही ऐसा दिया होगा ऑब्लिक करके, ऑप्शन में ही तुम्हें ऑब्लिक करके दिया होगा कि इसमें से क्या क्या हो सकता है। जैसे कि अगर मैं इस डाइस को अगर जनरल मानते हुए कहूं तो फिर 1 के अपोजिट में 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। उसी तरह से 4 के अपोजिट में भी यही पॉसिबिलिटी और 5 के अपोजिट में भी यही सारी पॉसिबिलिटी है। मतलब कि शुरू के फ्रंट के तो 3 फेसेस दिख रहे हैं, बाकी के 3 फेस नहीं दिख रहे हैं, तो एक फिगर से तो हम पता नहीं कर सकते, एक फिगर से पता नहीं कर सकते। अब या तो हमें 2 फिगर गिवन होंगे या तो 3 फिगर गिवन होंगे, ठीक है ना। अब बुक में बहुत सारी इसके अंदर प्रॉपर्टीज लिखी हुई है कि इसको इस तरह से रोटेट करना है, लेफ्ट रोटेट करना है, राइट रोटेट करना है, बहुत अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। लेकिन मैं कहूंगा कि बाकी सब छोड़ो, क्योंकि एग्जाम में वो सब चीजें नहीं याद रहेंगी। हम तो सिर्फ एक चीज सीखें कि लॉजिकली हमारे दिमाग में क्या चीज होनी चाहिए जिससे कि हमारे सारे आंसर निकल कर आ जाए, ठीक है ना। लॉजिकल बस एक चीज हम सीखेंगे जिससे कि सारे आंसर निकल कर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें 2 फिगर्स गिवन होंगे, ठीक है, मान लो कि अब हमें 2 फिगर्स गिवन है और बोला जाएगा कि बताओ अब कौन सा अपोजिट फेज इसका होगा, तो नॉर्मली अब किस तरह का क्वेश्चन आएगा, अगर मान लो 2 तरीके के हमारे डाइस अगर गिवन है, ठीक है, कुछ हम प्रॉपर्टीज देखते भी चलेंगे अगर हमारे उसमें से कुछ काम किए जाएंगी तो, लेकिन अगर नहीं याद रहता है तो जनरल बात हम करेंगे। अब देखो, जब हमें 2 डाइस दिया होगा इसका मतलब कि ये दोनों अलग अलग डाइस नहीं है, ये दोनों एक ही डाइस है, मगर उसको रोटेट करने के बाद उसका दूसरा कोई फोटो दे दिया है ना। मतलब एक डाइस का एक तरफ का फोटो खींच के भेज दिया, फिर उसको चेंज करा और फिर उसी का दूसरा एक फोटो भेज दिया, मतलब कि ये दोनों जो इमेजेस दिए हैं वो एक ही डाइस की हैं। अब चांसेस क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें भी 3 फेस दिख रहे हैं और इसमें भी 3 फेस दिख रहे हैं और टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो चांसेस ये है कि इसमें जो नंबर्स हैं वो इसके नंबर्स से हो सकता है एक भी मैच ना करे, या फिर हो सकता है एक मैच करे, या फिर हो सकता है 2 मैच करे, ठीक है ना। तीनों मैच तो करेंगे ही नहीं, नहीं तो कोई 2 फोटो देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो यहां पर हो सकता है दे दिया हो 3 2 6, जिसमें कि एक भी फेस मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे चांसेस भी बहुत कम है। चांसेस क्या है, चांसेस ये है कि एक ना एक एटलीस्ट फेस मैच करे,
क्योंकि अगर ऐसा मैच कर भी गया तब भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है, तब भी हमारे लिए वही सारी बात आ जाएगी कि किसके अपोजिट में क्या है हम कह नहीं सकते। तो ऐसा चांसेस होगा कि एटलीस्ट एक फेस जो है वो कॉमन आ सकता है या फिर दो फेस कॉमन आ सकते हैं। जैसे कि मान लो कि एक फेस कॉमन आ गया 5, ठीक है, अब यहां पर भी 5 दिख रहा है, यहां पर भी 5, जरूरी नहीं कि इसी पोजीशन पर हो सकता है किसी दूसरी पोजीशन पर भी हो। तो हमारा टारगेट फिर क्या रहेगा, हमारा टारगेट ये रहेगा कि दोनों में से किसी एक डाइस को इस तरह से रोटेट किया जाए कि दोनों एक दूसरे से सिमिलर हो जाए। मतलब कि क्योंकि एक ही फोटोग्राफ है ना, तो अगर मान लो मुझे यहां पर 1 चाहिए है और यहां पर 4 चाहिए है, इस डाइस में मुझे यहां पर ऊपर पे 1 चाहिए और यहां पर 4 चाहिए। तो ऑब्वियसली अभी तो यहां पर क्या है 6 है और यहां पर 3 है। अब अगर इस डाइस को मैं एक बार रोटेट करूं 90 डिग्री से, अगर मैं एक बार रोटेट करूं तो 3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 6 कहां चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो, पूरा इमेजिनेशन का खेल है। तो अगर मैं इसको एक बार अगर इसको फिक्स रख के ऐसे रोटेट करूं तो 5 तो कहीं जाएगा नहीं, 5 तो वहीं बना रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 6 पीछे चला जाएगा। तो ये वाली पोजीशन मेरे पास ब्लैंक हो गई। एक बार और रोटेट करेंगे, एक बार और रोटेट करेंगे तो ऊपर वाला जो 3 है वो कहां चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, और जो पीछे पे 6 था वो कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो दोनों ऊपर पे क्या हो गए, ब्लैंक हो गए। अब जो ऊपर दोनों पे ब्लैंक हो गए, ऊपर इस पे 1 लिख देंगे, इस पे 4 लिख देंगे, तो अब दोनों सेम हो गए। तो अब हमें पता है इसके पीछे क्या आ चुका है 3 और नीचे क्या आ चुका है 6। तो हम बोलेंगे कि 4 के अपोजिट में कौन सा है, 3 है, और 1 के अपोजिट में कौन सा है, 6 है, और एक नंबर बचा वो कौन सा होगा, 2 होगा। आई बात समझ में। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक की जगह 2 सेम हो, है ना, पूरा अब इमेजिनेशन के ऊपर है, तुम किस तरीके से उसको रोटेट करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, हो सकता है 2 सिमिलर हो, 2 सिमिलर हो, जैसे कि मान लो कि इधर पे 4 ले लो, है ना, इधर पे 4 मत लो, इधर पे 1 ले लो, ठीक है, इधर पे 1 ले लिया मान लो। तो अब हमारे पास 2 फेस सेम हो गए, तो अब मुझे उसी के जैसा बनाना है। तो इसका मतलब मुझे 1 को ऊपर लेकर आना है और सामने ब्लैंक लाना है। तो ऑब्वियसली इसको फिर से एक बार ऐसा मैं रोटेट कर दूंगा, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 6 पीछे चला जाएगा, इधर ब्लैंक आ जाएगा, इधर ब्लैंक आ जाएगा, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो पीछे कौन चला गया, 6 चला गया। तो हम बोलेंगे 4 के अपोजिट में कौन सा है, 4 के अपोजिट में 6 है। अब यहां पर जब 2 मैच किए तो देख समझ में आ पा रहा है कि अभी सिर्फ हमें एक ही अपोजिट पता चल पाया है, दूसरा नहीं पता चल पाया। इसका मतलब कि अगर हमसे सारे फेसेस के बारे में अगर निकालना है तो अब हमारा 2 फिगर से काम नहीं चलेगा। तो इसका मतलब यह है इस केस में हमें तीसरा फिगर भी गिवन होगा, एक ही डाइस के 3 फिगर गिवन होंगे। ठीक है, तो एक फिगर और गिवन हो सकता है। अब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमसे पूछा क्या गया है। मान लो मुझसे सिर्फ 4 का अपोजिट ही पूछा गया है तो 2 ही फिगर में हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मुझसे किसी और का अपोजिट पूछा है, मान लो मुझसे 5 का अपोजिट पूछा है, तो 5 का अपोजिट अभी हम नहीं पता कर सकते यहां पर। तो अब हमें क्या दिया होगा, अब हमें यहां पर एक फिगर और गिवन होगा। ठीक है, अब यहां पर हमें एक फिगर और गिवन होगा। लेट्स से यहां पर 4 दिया है, यहां पर 3 दिया है मान लो, और यहां पर 2 दिया है, ऐसा कुछ मान लो। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यह पता चल गया कि इसके अपोजिट, अब इसको अगर मैं रोटेट करूं, इसको अगर मैं यू रोटेट करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहां पर ब्लैंक हो जाएगा। और एक बार और रोटेट कर दूंगा, एक बार, क्योंकि क्या है, इससे सिमिलर, किसी एक से सिमिलर बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि इन दोनों में 4 कॉमन है ना, तो इन दोनों को देखेंगे, उससे कंपैरिजन अभी नहीं कर सकते हम, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इन दोनों में ही हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो इन दोनों में कंपैरिजन करना है तो दोनों में 4 कॉमन है। अब अगर मुझे दोनों को एक जैसा बनाना है तो यहां पर ब्लैंक करना पड़ेगा और यहां पर ब्लैंक करना पड़ेगा इस डाइस में, तभी यहां पर मैं 1 लिख पाऊंगा और यहां पर 5 लिख पाऊंगा। तो पहले एक बार रोटेट किया तो 3 पीछे चला गया, 2 ऊपर चला गया, आगे वाला ब्लैंक हो गया। अब एक बार और रोटेट करेंगे तो 2 जो है पीछे चला जाएगा, 3 जो है नीचे आ जाएगा, तो यहां पर भी ब्लैंक हो जाएगा, यहां पर भी ब्लैंक हो जाएगा। तो एक तरीके से यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया 2, और यहां पर क्या आ गया 3, यहां पर आ गया 1, और यहां पर आ गया 5। अब हमारे पास सारे आ गए। इसका मतलब 5 के अपोजिट में कौन सा है, 2, और 1 के अपोजिट में कौन सा है, 3, और 4 के अपोजिट में कौन सा है, 6। तो इस केस में हमें 3 फिगर की रिक्वायरमेंट है अगर
दो कॉमन है तो। आई बात समझ में? अगर एक कॉमन है तो दो फिगर से ही हम पता कर सकते हैं। अगर दो कॉमन है तो कम से कम मुझे कितने फिगर्स चाहिएंगे? तीन फिगर्स चाहिएंगे। और अगर एक ही फिगर गिवन है तो मैं कुछ पता ही नहीं कर सकता। या तो मेरे पास सारे पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं या फिर स्टैंडर्डाइज हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? नोट कर लो, फिर उसके बाद अपन जो अपने लैंग्वेज में नोट करना है उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। रोटेट किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि जो फेस है वो उसी डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, करें? चलो। What will be the digit on the opposite face of a particular face having the digit 4 in the dice given below? 4 के अपोजिट पे कौन सा होगा? अब देखो यहां पर हमें कुछ भी नहीं गिवन है, ऑब्लिक करके भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है ना? अब ऑब्लिक करके क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसका मतलब कि हमारा ये जनरल डाइस हम नहीं मान रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट अब हमारे पास एक ही और एक ही फिगर है, तो इसका मतलब हम इसको क्या मानेंगे? स्टैंडर्ड डाइस मानेंगे। और स्टैंडर्ड डाइस अगर मानेंगे तो फिर 4 के अपोजिट में क्या होगा? 3 होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है ना? अब इतनी सी प्रॉपर्टी अगर किसी को नहीं पता होगी तो वो क्वेश्चन ये छोड़ देगा। बस बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है कि अपोजिट फेसेस का जो सम है वो क्या होता है? 7 होता है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। नोट करते जाओ ताकि क्वेश्चंस तुम्हारे पास रहें, क्योंकि तुम्हारे पास अभी इसके जो अगर तुम लोग बुक लोगे तो उसमें क्यूब नहीं रहेगा। तो नोट करते जाओ शॉर्ट में, बस फिगर बना के लिखते जाओ जो भी तुम्हें लिखना है। तो थोड़ा थोड़े तुम्हारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाएंगे। बाकी शीट तो डीपीटी तो तुम्हें मिलेगी। शॉर्ट में लिख लो, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिख लो। क्या नहीं बन रहा है डाइस में, ये बताओ। इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, नहीं बन रहा है। क्या नहीं बना, क्या नहीं समझ में आया, ये बताओ। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट डिजिट विल टेक प्लेस एट द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग 2? 2 के अपोजिट में क्या होगा? अब यहां पर हमें ऑप्शन में ऑब्लिक करके दिया हुआ है। ठीक है ना? अब ऑब्लिक करके दिया है तो फिर हम इसको जनरल डाइस मान के करेंगे, क्योंकि अब स्टैंडर्ड डाइस तो कहीं पर लिखा भी नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस नहीं लिखा है और ऑप्शन में भी हमें पर्टिकुलर ऑप्शन में हमें ऑब्लिक करके दिया हुआ है, तो फिर हम वही वाला मोर एक्यूरेटली कंसिडर करेंगे। हाँ, डी। कि अपोजिट ऑफ 2, तो 2 के अपोजिट में क्या हो सकता है? तो 3 और 5 तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि ऑप्शन डी 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है ना?
ठीक है, जिसको भी नहीं समझ में आया अभी क्वेश्चन से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्लियर है ना कि हमें एक ही फिगर गिवन है, तो अपोजिट में 146 में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 146 इसमें नहीं दिख रहा। नेक्स्ट, in the two positions of the given dice as given below, what digits come at the face opposite to the face having 2? 2 के अपोजिट में क्या होगा बताओ। कई क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें कि हमें रोटेट नहीं करना पड़ेगा और तब भी आंसर आ जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। हम्म। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं देखूं तो इन दोनों फिगर में एक भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसमें कोई फायदा ही नहीं है हमारे। एक फिगर दिया हो चाहे दोनों फिगर दिए, हमारे कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि दोनों में कुछ भी नंबर कॉमन नहीं है। तो हमसे पूछा गया है कि टू के अपोजिट में क्या होगा, तो ऑब्वियसली बस यही देख सकते हैं हम कि टू के अपोजिट में 4 और 6 तो नहीं हो सकता, बस हम इतना ही पता कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी पता नहीं कर सकते हैं। तो इसमें 6 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 4 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 4 और 6 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, 1 3 और 5, 1 3 और 5 इसमें से कुछ भी हो सकता है अपोजिट में। ठीक है ना। क्योंकि जो एडजेसेंट में है वो कभी भी अपोजिट में नहीं होंगे, तो एडजेसेंट में 4 और 6 है, मतलब अपोजिट में 4 और 6 नहीं होंगे। क्लियर है। रीजनिंग 200 नंबर का आता है, छोड़ दो नहीं समझ में आ रहा तो। छोड़ दो, इतने दरिया दिल हो गए हो तो 600 नंबर ले आना फिर मैथ्स में पूरे। हम्म। हाँ, क्या पूछा गया है, व्हाट डिजिट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग डिजिट 1 इन द टू पोजिशंस ऑफ द, अपोजिट ऑफ 1 बताना है ना, 1 के अपोजिट में क्या होगा बताओ। 3। अब देखो 1 के अपोजिट में हमें बताना है, अब यहां पर एक नंबर कॉमन है दोनों में। ठीक है ना। ध्यान से देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा ध्यान से देखो। अब और भी जुगाड़ बता दूंगा मैं तो, लेकिन वो सबसे आखिरी में बताऊंगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर तुम पढ़ोगे ही नहीं। तो अब यहां पर दोनों में क्या है, 2 कॉमन है। ठीक है ना। तो 2 कॉमन है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली यहां पर 1 लिखा हुआ है, यहां पर 6 लिखा हुआ है, यहां पर 3 लिखा हुआ है, यहां पर 5 लिखा है, तो दोनों में से किसी भी एक फिगर को रोटेट करो जिसका तुम्हारा मन हो। ठीक है। तो इसको अगर मैं एक बार रोटेट करूंगा, इसको फिक्स रखूंगा 2 को, क्योंकि 2 की पोजीशन चेंज नहीं करनी है। ठीक है ना। तो इसको रोटेट करूंगा तो 6 पीछे चला जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। 6 यहां पर आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, यहां पर ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद एक बार और रोटेट करेंगे तो यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 6 आ जाएगा और ऊपर और इधर पे ब्लैंक हो जाएगा, यहां पर भी ब्लैंक हो जाएगा और यहां पर भी ब्लैंक हो जाएगा। अब इन दोनों को मर्ज कर देंगे, इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहां पर 3 आ जाएगा। तो अब 1 के अपोजिट में क्या होगा, क्योंकि इधर दिया हुआ है 1 लेफ्ट साइड पे, तो उसके अपोजिट में कौन सा होगा, राइट साइड, मतलब 3। तो 1 के अपोजिट में कौन सा होगा, 3। क्लियर है।
3। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, दोनों में से कुछ भी रोटेट कर सकते हैं, पहली डाइस या दूसरी डाइस किसी को भी रोटेट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। क्या रिपीट करना है ये बताओ, क्या चीज समझ में नहीं आई। एक बार कमेंट करो, 10 बार कमेंट करोगे तब भी मुझे एक ही बात दिखेगा। बार बार मत कमेंट करो। तुम लोग यूट्यूब जैसी हरकतें क्यों करते हो, हैं? यूट्यूब जैसी हरकतें क्यों करते हो, करे जाते हो कमेंट, एक ही एक कमेंट करे जाते हो, हैं? फिर एक ही के आंसर दिखते हैं, दूसरे लोग के दिखते ही नहीं है। जो क्वेश्चन पूछता बेचारा वो रह जाता, उसका सवाल जवाब पीछे, और बस ए। हाँ, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। पूछा क्या गया था, किसके अपोजिट पूछा है, 6 के अपोजिट में पूछा है। ठीक है, तो 6 के अपोजिट में क्या होगा हमसे ये पूछा है। अब दोनों फिगर में पहले हम देखें कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो कौन सा नंबर कॉमन है, 3 कॉमन है। तो पहले तो एक काम करो, 3 को एक के एक बराबरी पे लेकर आओ। यहां पर जो 3 है वो राइट साइड में है, यहां पर जो 3 है वो फ्रंट पे है। ठीक है, तो पहले तो इसको ऐसा रोटेट करो ताकि 3 जो है वो कहां आ जाए, फ्रंट पे आ जाए। ठीक है ना, तो पहले तो 3 को यहां पर ले आए हम, यहां पर ब्लैंक हो गया, और ये जो 1 है वो किधर चला गया, लेफ्ट साइड में। ठीक है ना, इसको इस तरह से हमने रोटेट करा तो 3 जो है वो यहां आ गया, 1 जो है वो इस तरफ चला गया। अब दोनों के फ्रंट पे क्या है, दोनों के फ्रंट पे 3 है। अब यहां पर तो ब्लैंक हो चुका है, यहां पर 5 आ गया है, एक बार बस और रोटेट कर देंगे तो दोनों पे ब्लैंक हो जाएगा। क्योंकि दोनों पे ब्लैंक इसलिए करना है क्योंकि यहां पर 6 लिखा है, यहां पर 4 लिखा है। मुझे यहां पर 6 लिखना है और यहां पर 4 लिखना है, तो यहां पर 6 और यहां पर 4 में तभी लिख पाऊंगा जब दोनों ब्लैंक होंगे। अभी तो एक पे 5 लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं एक बार और रोटेट करूंगा, तो एक बार और रोटेट करूंगा तो ये जो 1 जो लेफ्ट में था वो कहां चला जाएगा, नीचे बॉटम में चला जाएगा। और ये जो 5 टॉप पे था वो कहां चला जाएगा, वो लेफ्ट पे चला जाएगा। अब यहां पर भी ब्लैंक हो गया और यहां पर भी ब्लैंक हो गया। अब इन दोनों डाइस को मर्ज कर देंगे, तो यहां पर 6 आ जाएगा और यहां पर 4 आ जाएगा। तो 6 के अपोजिट में कौन सा आ गया, 6 के अपोजिट में 1 आ गया। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। फिर से देखो, क्या समझ में नहीं आया, देखो जरा, सिंपल सी बात है। ये 3 जो है इसको मुझे यहां पर लेकर आना है, क्या करोगे, मुझे पहले तो दोनों का 3 एक जगह पर पहुंचाना है। यहां पर जो 3 है वो फ्रंट फेस पर है और यहां पर जो 3 है वो राइट फेस पर है। पहले तो जो कॉमन चीज है उसको एक एक बराबर लेकर आओ। तो इसको 3 को मुझे यहां लेकर आना है, क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इसको ऐसा रोटेट करना पड़ेगा, ऐसा रोटेट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 3 को इधर लेकर आऊंगा तो 1 भी तो उधर जाएगा ना, तो 1 उधर चला गया, 1 इधर चला गया, यहां से 3 उठ के कहां आ गया, यहां आ गया। तो अब दोनों का 3 एक के ऊपर एक आ गया। अब यहां पर ब्लैंक है, यहां पर 5 है, और मुझे यहां पर दोनों पे ब्लैंक चाहिए क्योंकि यहां पर मुझे 6 और 4 लेकर आना है इस जगह पर। यहां पर मुझे 6 लेकर आना है, यहां पर मुझे 4 लेकर आना है। पहले तो जगह खाली करनी पड़ेगी तभी तो किसी को बिठाओगे ना, तो ये जगह खाली करनी है, ये तो ऑलरेडी खाली है। तो इसको सामने वाले को फिक्स रख के इस तरह से घुमा दो, है ना। ऐसा नहीं है, तुम इस तरफ से 2 बार भी घुमा सकते हो लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। इसको एक बार ऐसे घुमा दो, तो एक बार इसको ऐसे घुमा दोगे तो 5 कहां चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, और यहां का 1 कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये जगह खाली हो गई, तो यहां पर 5 आ गया, यहां पर 1 आ गया, और ये दोनों जगह खाली हो गई। अब इन दोनों के सामने 3 तो है ही, इन दोनों को मर्ज कर दिया, तो ऊपर क्या आ गया, 6 आ गया, और इधर पे क्या आ गया, 4 आ गया। तो टॉप पर 6 है, बॉटम पे 1 है, तो 6 के अपोजिट पे क्या हो गया, 1 हो गया। अब आया समझ में।
ठीक है, क्वेश्चन में बस यही पूछा है कि 6 के अपोजिट में क्या है, बस। नेक्स्ट करो। 2 के अपोजिट में क्या है ये पूछा है। हाँ, कोई से भी साइड पे रोटेट कर सकते हो और किसी भी क्यूब को रोटेट कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वही आंसर है। क्या आ रहा है? 4। अब देखो 2 के अपोजिट में पूछा है तो पहले देखो कि कॉमन कौन कौन से है। 5 कॉमन है दोनों में और 6 कॉमन है दोनों में। अब देखो पहले तो दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा, किसी भी एक को रोटेट करना पड़ेगा। अगर मुझे यहां पर फ्रंट पे 5 दिख रहा है ना, तो इसके भी फ्रंट पे क्या लेकर आना पड़ेगा? 5। यहां पर राइट में 6 दिख रहा है ना, तो यहां पे भी राइट में क्या लाना पड़ेगा? 6। या तो ऐसा करो, या फिर इसको देखो कि इसके फ्रंट पे 6 है तो इसके फ्रंट पे भी क्या लाना पड़ेगा? 6 लाना पड़ेगा। इसके टॉप पर 5 है तो इसके टॉप पर भी क्या लाना पड़ेगा? 5 लाना पड़ेगा। जो चीज कॉमन है पहले तो उन दोनों को एक जैसा लाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब कोई भी एक चीज को पकड़ के रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर मैं इसके कॉर्नर से यू रोटेट कर दूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको ऐसा रोटेट कर दूं सामने से, तो ये जो 6 है वो यहां चला जाएगा और 5 जो है ऊपर चला जाएगा और 4 जो है यहां आ जाएगा। आई बात समझ में? यहां से मैं इसको ऐसा रोटेट कर दिया कि 6 जो है वो कहां आ गया? यहां आ गया। 5 जो है यहां आ जाए और 4 जो है वो यहां आ जाए। किसी भी तरीके से रोटेट कर सकते हो। सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यही एक तरीका है, इसके अलग तरीके से भी रोटेट कर सकते हो। ठीक है ना? तो इस तरीके से करने से क्या होगा? यहां पर 6 आ जाएगा, यहां पर 6 आ जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगा और यहां पर 4 आ जाएगा। तो अब देखो दोनों के टॉप पे क्या आ गया? 5 आ गया और दोनों के फ्रंट पे क्या आ गया? 6 आ गया। अब बच क्या रहा है? बच रहा है ये 4। अब देखो ऑब्वियसली अब ये अगर दोनों अगर सेम है तो इसके ये जो 2 और 4 है ना एक दूसरे के अपोजिट में ही होंगे, क्योंकि अगर मैं किसी अगर ऑब्वियसली ये 5 और 6 आ रहा है तो ये दोनों कंजिक्यूटिव है। ये दोनों कंजिक्यूटिव है तो इसका एक फेज इधर पे मिलने वाला है और एक फेज इधर मिलने वाला है। समझ पा रहे हो? 5 और 6 जो है वो दोनों कंजिक्यूटिव है। अब अगर दोनों कंजिक्यूटिव हैं तो एक इधर पे चिपकेगा एक इधर पे चिपकेगा और कोई जगह ही नहीं है। तो यहां पर एक 4 दिख रहा है, यहां पर 2 दिख रहा है, मतलब पक्की बात है कि 2 और 4 क्या होंगे? अपोजिट ही होंगे। आ गई बात समझ में? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 का अपोजिट 4 होगा। देखो फिर से समझा रहा हूं, इमेजिन करो। पहले तो तुम इमेजिन करना पड़ेगा। अच्छा मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको अनफोल्ड करता हूं। अनफोल्ड करने का मतलब क्या होता है? पूरा मतलब कि अगर हमारे पास अगर कोई घर में सामान आया है किसी बॉक्स में, तो उस बॉक्स को मैं पूरा खोल दे रहा हूं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो अलग अलग तरीके से ओपन किया जा सकता है। तो ये एक हो गया, ये एक हो गया और यहां पर एक ओपन हो जाएगा और यहां पर एक ओपन हो जाएगा। देखो ऐसा ही होगा और एक और रहेगा, उसको मैं यहां पर ले लेता हूं। ठीक है, इसको मैंने अनफोल्ड कर दिया। एक इधर से फोल्ड होगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और फिर ये ऊपर ये वाला जो है टॉप पर चला जाएगा। अनफोल्ड कर दिया मैंने इसको। ठीक है, ऑब्वियसली इससे भी समझ में आ रहा है कि इस एक के 4 एडजेसेंट होंगे और एक जो है इसका अपोजिट होगा। ठीक है ना? इसका अपोजिट कौन सा होने वाला है? इसका अपोजिट ये होने वाला है। इसका अपोजिट कौन सा होगा? ये होगा। और इसका अपोजिट कौन सा होगा? ये होगा। पहले समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक है ना? तो अब यहां पर ठीक है, तो अब यहां पर मैं
समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। तो यहां पर अगर मैंने कहा कि ये 5 आ रहा है और ये 6 आ रहा है, ठीक है, इसको अगर मैंने यू फोल्ड कर दिया तो यहां पर ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। तो अब यहां पर अगर ये पैक अगर होता है तो पक्की बात है कि इन दोनों के कनेक्टेड में एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, बस। ये वाला नहीं हो सकता, वो अब उस तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं देखूं कि 5 और 6 अगर दोनों एडजेसेंट में हैं तो उनके बीच में सिर्फ 2 ही आने वाले हैं। और हमें यहां पर भी दिया हुआ है कि अगर ये 5 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है, दोनों कनेक्टेड है, तो ये दोनों ही हमें दिख रहे हैं जो इससे कनेक्टेड है। तो इसका मतलब 2 और 6 जो होंगे वो अपोजिट होंगे। और अभी मैंने तुमको बताया कि इसके अपोजिट में कौन सा होगा, ये वाला होगा, अभी मैंने तुमको बताया, ठीक है ना। इसके अपोजिट में कौन सा होगा, ये वाला होगा, और इसके अपोजिट में कौन सा होगा, ये वाला होगा। आएगा समझ में? आया किसी को समझ में? देखो रीजनिंग है ना, उन लोगों को समझ में नहीं आने वाला जो फॉर्मूले पे बैठे हुए हैं कि फॉर्मूला बता दो आंसर आ जाए, है ना। फॉर्मूला बता दो आंसर आ जाए, नहीं समझ में आएगा। फॉर्मूला नहीं है यहां पर कोई, सिर्फ इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन अच्छा होगा तभी आंसर निकाल पाओगे। एक लास्ट बार और बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो। नहीं तो भगवान भरोसे, कुछ नहीं कर सकते। यहां पर देखो, दोनों का सेम लेकर आना है। यहां से मैंने इसको उठा के इधर पे कर दिया 5, 5 यहां पर आ गया, 4 को यहां पर भेज दिया, 4 यहां पर आ गया, 6 को यहां भेज दिया, 6 यहां पर आ गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब मेरे फिगर में क्या हो गया, यहां पर मेरा 5 आ गया, यहां पर मेरा 4 आ गया, यहां पर मेरा 6 आ गया। अब दोनों के फ्रंट पे 6 दिख रहा है, दोनों के टॉप पर 5 दिख रहा है, ठीक है। अब इमेजिन करो, यहां से अगर अनफोल्ड फोल्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए हो तो यहां से इमेजिन करो ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है ना। 5 और 6 दोनों कनेक्टेड है। अगर मुझे यहां पर अगर लेबलिंग करूंगा तो एक यहां पर चिपका पाऊंगा और एक यहां पर चिपका पाऊंगा। तो यहां पर मैंने 4 चिपका दिया है, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या चिपका हुआ है, 2। तो यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, तो दोनों अपोजिट में क्या होगा, 2 और 4। बाकी कहीं पर भी 5 और 6 कनेक्टेड नहीं रहेंगे। आई बात समझ में? एग्जाम में डाइस थोड़ा ना ले आ सकते, डाइस ले जा भी दोगे तो उसमें तो तुम्हारा नंबर पहले से लिखा हुआ है, उसका क्या करोगे? है? जो ले जा सकते हैं वो है इरेजर। आई बात समझ में? जो तरीका है वो है इरेजर, कि एग्जाम में जब कुछ ना बने तो पहले लेना अपनी इरेजर, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि उसको चौकोर ही होनी चाहिए, है ना। ये तो क्यूबॉइड है, मुझे तो क्यूब चाहिए था। अरे भैया चला लो काम, क्या है, कोई जरूरी थोड़ना है, ठीक है। तो ये तुम्हारी इरेजर होगी, उसकी इरेजर पर सारे नंबरिंग कर देना। अब नंबरिंग भी ढंग से करना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब थोड़ना है तुम्हारे इरेजर का भी, ठीक है ना। इरेजर को ऐसा सामने रखना कि पहले उस पे सामने की तरफ लिख देना 5, उसके ऊपर लिख देना 4 और उसके इधर लिख देना 6, ठीक है। अब तुम वही काम करने वाले हो रोटेशन का जो मैं यहां पे करवाने वाला हूं। अब उसके बाद तुम्हें अपनी इरेजर को ऐसे रोटेट करना है कि तुम्हें 5 ऊपर दिखे, 6 यहां पर दिखे और इधर वाला ब्लैंक दिखे, ठीक है ना। तुमने ये वाला फिगर तो बना दिया इरेजर को, इरेजर पे तुमने यहां पर 5 लिख दिया, यहां पर 4 लिख दिया, यहां पर 6 लिख दिया, और परमानेंट मार्कर से मत लिखना, नहीं तो फिर अगला सवाल नहीं होगा। बस वही सवाल करके बैठ जाना और फिर आधा टाइम निकाल देना उसको मिटाने में कि इरेजर पे लिख दिया। पेंसिल या पेन से छोटे उससे लिखना, ठीक है। और उसके बाद यहां पर तुमने 4 लिख दिया, यहां पर 5, यहां पर 6। अब क्या करना है, अब तुम्हें ये वाले लिखना है। तो ऑब्वियसली अब तुम अपने इरेजर को इस तरह से रोटेट करोगे कि यहां पर 6 आ जाए और यहां पर 5 आ जाए। तो वही रोटेशन करने वाले हो जो अभी मैंने तुमको बोला, क्योंकि यहां पर अगर तुम्हें लिखना है तो यहां पर तुम्हें ब्लैंक लाना पड़ेगा इरेजर पर। तो यहां पर इसको ऐसे रोटेट करोगे और 5 को ऊपर रोटेट करोगे तो यहां पर तुम्हें ब्लैंक दिख जाएगा। तो अब तुमने अपनी इरेजर को ऐसा रोटेट कर दिया है कि फ्रंट पे 6 दिख रहा है, ऊपर पे 5 दिख रहा है, इधर पे लिख दोगे 2, और फिर देख लेना कि 2 के अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, दिख जाएगा तुम्हें 4 लिखा है। अगर अभी तुम्हारे पास इरेजर है तो करके देख लो, तो तुम्हें खुद दिख जाएगा कि 2 के अपोजिट में 4 है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अपोजिट टू वन, वन के अपोजिट में बताना है क्या होगा। नहीं, क्या पता चलेगा, हम कुछ चिट थोड़ना है इसमें। ठीक है, अब कुछ लॉजिक जो है तुम लोग अपने जो क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं ना उसको देखकर करते जा सकते हो, ठीक है ना। अब एक तुम कॉन्सेप्ट बस यहीं से बना के रख लो, क्या, अब एक कॉन्सेप्ट तुम यहीं से बना के रख सकते हो कि अगर कोई भी हमें दो कॉमन दिखे, ठीक है ना। अब कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो अपने आप बना के यहां से रख सकते हो कि अगर हमें दो कॉमन दिख रहे हैं तो बाकी के जो दो हैं ये अपोजिट ही होंगे। अब ये क्या बना के रख लो, ये रूल बना के रख लो कि जब भी कभी दो कॉमन होंगे तो जो बचा हुआ एक होगा वो हमेशा अपोजिट होगा, ठीक है ना। अब ये रूल बना के रख लो, ये रूल बना के रख लो कि जब भी दो एडजेसेंट होंगे तो बचा हुआ एक जो होगा वो हमेशा ही क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या, हाँ, वन और थ्री नहीं, बचे हुए अपोजिट नहीं होंगे, वो एडजेसेंट होंगे, ठीक है। दो अगर कॉमन आते हैं तो बचा हुआ जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, अपोजिट ही रहेगा। अब ये रूल बना लो, ठीक है। अब इस रूल को कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब अगले क्वेश्चन में इन दोनों को अगर तुम देखोगे तो यहां पर थ्री और टू, यहां पर भी थ्री और टू कॉमन है, इसका मतलब पक्की बात क्या हो गया, वन के अपोजिट में क्या होगा, फोर होगा। सेकेंड फिगर की जरूरत ही नहीं है, हमसे वन का अपोजिट पूछा है, मतलब क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनका दिमाग घूम जा रहा है, डाइस तो घूम नहीं पा रहा है, दिमाग घूम रहा है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब पूछा गया है कि वन के अपोजिट में क्या होगा, तो वन के अपोजिट में टू और थ्री नहीं हो सकता, क्योंकि टू और थ्री क्या है, एडजेसेंट में है।
तो 4 5 6 सारे अपोजिट में हो सकते हैं, तो 4 5 या 6 में से कुछ भी अपोजिट हो सकता है क्योंकि एक भी कॉमन नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, थ्री डॉट्स, अपोजिट ऑफ 3। साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। 5 और 4 जो है वो क्या है, कॉमन है, तो 2 के अपोजिट में क्या होगा, 3 होगा, ठीक है ना। यहां पर भी 5 दिख रहा है और यहां पर भी 5 दिख रहा है, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, तो 5 और 4 तो क्या हो गए, कॉमन हो गए, तो 2 के अपोजिट में कौन होगा, 3 होगा, तो हमसे 3 के अपोजिट में पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट, ए के अपोजिट में क्या होगा, अब सी कॉमन है बस, है ना, तो रोटेट करो। देखता हूं, तो अब देखो यहां पर सी आ रहा है, तो यहां का सी जो है इधर रोटेट कर दिया, ठीक है। तो अगर इधर रोटेट किया तो ई कहां चला गया, ई बैक पे चला गया, यहां पे कुछ नहीं आया, यहां पे मतलब यहां पे ब्लैंक हो गया, यहां पर सी आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर तो ब्लैंक हो गया, टॉप पर भी ब्लैंक करना है, मतलब इसको ऐसा रोटेट कर दें, तो डी जो है वो पीछे चला जाएगा और ई जो है वो बॉटम पे आ जाएगा। तो इसको इस तरह से रोटेट कर देंगे तो जो डी है वो इधर आ जाएगा और जो ई है वो कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहां पर ब्लैंक हो गया, तो इसका मतलब यहां पर हम ए लिख सकते हैं और यहां पर हम बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पर ऊपर ए लिख दिया तो ए के अपोजिट में क्या आ गया, ई आ गया क्योंकि ई नीचे है, और यहां पर बी लिख दिया और पीछे क्या लिखा हुआ है, डी, तो बी के अपोजिट में क्या आ गया, डी आ गया। और सी बचा हुआ, सी है, सी के अपोजिट में बचा हुआ कौन सा है, एफ, तो ई सी के अपोजिट में क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे ए के अपोजिट में पूछा है, तो ए के अपोजिट में कौन सा हो जाएगा, ई, ठीक है। अब आ, अब अगर मैं मान लो कि यहां पर कुछ रिलेशन अगर देखना चाहें, अगर मैंने सिर्फ इसको ऐसा रोटेट किया तो यहां पर सी आ गया, पीछे ई आ गया, तो ए के अपोजिट में ई, चलो ठीक है उसी तरीके से रहने दो, ठीक है। तो ये का आंसर समझ में आ गया, ए के अपोजिट में ई, ठीक है। आगे बढ़े, मैं और कोई तरीका देख रहा था जिससे कि तुम्हारा डायरेक्ट आंसर निकल आए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज इसमें से डायरेक्ट निकल सकती है, वो क्या, अगर मान लो ए की जगह सी का पूछा जाता, अपोजिट ऑफ सी, तो उस समय हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, कुछ भी रोटेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों,
क्योंकि अगर मुझसे सी के अपोजिट में अगर पूछा तो जो इसके एडजेसेंट है वो नहीं होगा। तो इसके एडजेसेंट में ए आ रहा है, एडजेसेंट में 4 ही आ सकते हैं। तो एडजेसेंट में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, डी दिया है, ई दिया है, मतलब बचा क्या? एफ। तो अगर यहां पर ए की जगह सी पूछा जाता तो बिना रोटेट किए हम बोल देते कि सी के अपोजिट में एफ होगा, क्योंकि सी के एडजेसेंट में 4 होने वाले हैं और वो चारों हमें दिख रहे हैं, ए बी डी ई। तो बचा हुआ एक ही है, कौन सा? एफ। तो वो डायरेक्टली उसके क्या होगा? अपोजिट होगा। आ गई बात समझ में? कल कंपाउंड इंटरेस्ट का टेस्ट है। ठीक है, इसका आंसर ई ही है और बिल्कुल सही है। देखो, जिनको समझ में नहीं आया मैं फिर से बता दे रहा हूं, ए का अपोजिट कैसे निकलेगा। पहले इसको रोटेट करेंगे, पहले मैंने कहा ना, पहले तो जो भी कॉमन है उसको एक जगह पर लेकर आओ, या तो इसको रोटेट कर दो, है ना, इसको नहीं करना तो इसको रोटेट कर दो। तो इसके सी को ऐसा रोटेट करो, यहां पर सी को ले आओ, तो ये बी किधर आ जाएगा? बी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा। इसको इस तरह से रोटेट कर दिया। ठीक है, तो सी यहां पर आ गया, सी यहां पर आ गया। अब यहां पर तो ब्लैंक आ गया, मुझे ए को ऊपर भी ब्लैंक चाहिए, तो इसको ऐसा रोटेट कर देंगे। ठीक है, ऐसे रोटेट कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा और बी जो है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अब ऊपर भी ब्लैंक हो गया, इधर भी ब्लैंक हो गया। अब इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो यहां पर डी आ जाएगा, यहां पर ई आ जाएगा। तो ए के अपोजिट में ई, बी के अपोजिट में डी और सी के अपोजिट में ई। तो हमसे क्या पूछा है? ई के अपोजिट में, ए के अपोजिट में, तो ए के अपोजिट में ई, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट। करो। क्या आ रहा है? रेड। हमसे क्या पूछा है? पिंक के अपोजिट ना। ठीक है, तो पिंक के अपोजिट में अगर हमसे पूछा है तो पहले इन दोनों में देखे कॉमन कौन सा है? ग्रीन। ठीक है, तो सेम अभी जैसा हमने किया था, इसको रोटेट करके इधर ले आते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर ग्रीन आ जाएगा और यहां पर रेड चला जाएगा। यहां से क्या हो गया? ब्लैंक हो गया। ठीक है, अब यहां पर तो ब्लैंक आ गया, मुझे ऊपर पे ब्लैंक करना है, तो इसको ऐसा रोटेट कर देंगे। तो यहां पर येलो आ जाएगा, यहां पर रेड आ जाएगा, यहां पर ये ब्लैंक हो जाएगा। तो अब दोनों का ये ब्लैंक हो गया, इसको मर्ज कर देंगे तो इधर पे पिंक आ जाएगा, इधर पे ब्लैक आ जाएगा। तो पिंक के अपोजिट में कौन सा आ गया? रेड। तो ऑप्शन डी। क्लियर है? चलो, तो अब एक काम करो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया आज बैठ के लूडो सांप-सीढ़ी खेलो, है ना, उसको डाइस को देखो, इमेजिन करो, जो भी फिगर गिवन है उसको पहले बैठ के इमेजिन करो, थोड़ा सा खुद से रोटेट करके देखो। नहीं समझ में आ रहा तो इरेजर लो, उस पर लिखो, उसको रोटेट करो, तो मैं खुद इमेजिनेशन देखो। जब तक इमेजिनेशन नहीं कर पाओगे ना तब तक नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो क्या करो, जो भी सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इन्हीं सारे क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करो, इरेजर लेकर ट्राई करो, डाइस लेकर ट्राई करो, पेपर पर ट्राई करो, कैसे भी इमेजिन करना पड़ेगा कि किस तरह से रोटेट करा जाए। तुम ये सोचो कि वो जितने भी फिगर्स है वो एक ही के हैं। अगर इतना सा डायग्राम नहीं बना पा रहे तो तुम तो इंजीनियरिंग में ईडी तो कभी सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं पाते। इंजीनियरिंग ड्राइंग पता है क्या होता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग ये होता है कि तुम्हें एक ऑब्जेक्ट दिया होता है और उसके इमेजिन करके उसको इमेजिन करके उसके सारे फेसेस को ड्रॉ करना पड़ता है।
जैसे कि मान लो कि अगर मैंने तुमको ये पेन दे दिया, तो इस पेन के जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उनको ड्रॉ करना है कि अगर मैं इसको फ्रंट से देखूं तो कैसा शेप इसका दिखेगा, यहां से देखूं तो इसको किस तरह से दिखेगा, इसको इतने डिग्री से एंगल से रोटेट कर दिया तो किस तरह से दिखेगा। तो अगर तुम एक सिंपल से डाइस को अगर रोटेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर कैसे इंजीनियर बनोगे, है ना। तुम्हें ऑब्वियसली ड्राइंग नहीं करना है, लेकिन इमेजिन तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। अगर तुम एआई का कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहोगे तो वहां पर तो तुम्हें बहुत कुछ इमेजिन करना पड़ जाएगा, तो यहां पर तो बहुत छोटी सी चीज है, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाओ, ठीक है। और अभी आगे अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो फिर तो बने ही नहीं पाएगा, वहां पर भी तो सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, एलिप्स हाइपरबोला ड्रॉ करना पड़ेगा, लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो अब फिर कैसे करोगे, वहां पर भी तो हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा ना, तो वहां पर भी इमेजिनेशन नहीं लग पाएगा, तो वो यहीं से ही डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज बैठ के आराम से, भले ही एक क्वेश्चन को करने में आधा घंटा लगे, लेकिन उसको खुद से सॉल्व करना। जब इन 12 क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई कर लोगे तो कल मंडे वाली क्लास से बिल्कुल अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।